फ्यूडलिज्म, हिंदी में इसे सामंतवाद कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है फ्यूडलिज्म, और ये इसका टाइम पीरियड कब था यूरोप में चाहे इंडिया में, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। रीजंस क्या था इसके पीछे राइज होने का, क्यों आया ये फ्यूडलिज्म, और उसके इम्पैक्ट देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और आखिरकार ये एंड कैसे हुआ यूरोप में। सबसे पहले ये देखते हैं कि होता क्या है फ्यूडलिज्म या सामंतवाद। ये एक लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप है, या इसे ओवरलॉर्ड लॉर्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा किंगडम है, ये बीच में राजा है, और ये जो इसके राज्य का ज़मीन है छोटा छोटा साइड में, ये किसी और को दे दिया है। एक छोटा राजा बना दिया है वहाँ पे, वसाल कहते हैं इसे। तो ये वसाल का कुछ ड्यूटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं जो देगा ये किंग को, ठीक है, और कि किंग इसको इस जगह का मालिकाना हक देगा। तो ये वसाल क्या दे रहा है इसको सर्विसेज, जैसे ये टैक्स कलेक्शन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहा है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, एक आर्मी मेंटेन कर रहा है राजा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि ये वसाल जो है आर्मी एक मेंटेन करेगा राजा के लिए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई होगी, ये राजा मंगाएगा इससे आर्मी। ये खुद भी एक अपना स्टैंडिंग आर्मी रखता है राजा, पर वसाल के पास भी एक आर्मी है जो ज़रूरत पड़ने पे किंग के पास एज अ सर्विस वो देगा वो आर्मी। इसे बोलते हैं फ्यूडलिज्म, कि किंग ने कुछ ज़मीन दिया एक वसाल को, और जिससे वो टैक्स कलेक्शन किया, कुछ कट खुद के पास रखा, बाकी टैक्स दिया किंग को, साथ में कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का, जुडिशियल, सिविल, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्मी मेंटेन करना। इसलिए इसको वसाल को बोलते हैं लॉर्ड, और किंग को ओवरलॉर्ड। इसलिए भी इसको फ्यूडलिज्म को बोलते हैं लॉर्ड ओवरलॉर्ड रिलेशनशिप। ये होता है फ्यूडलिज्म। देखते हैं ये कब था स्पेशली। अब यूरोप में ये 9 to 15 सेंचुरी में ये फ्लरिश किया काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में ये पोस्ट मौर्य के टाइम से इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, और ये गुप्ताज टाइम से अच्छे से स्टैब्लिश हो गया। गुप्ताज टाइम, पोस्ट मौर्य से गुप्ता टाइम में रहा इंडिया में। इसे एग्जाम्पल्स क्या है इंडिया में, जैसे यूरोप का तो हमने देखा ये ऐसा है कि आर्मी मेंटेन करेगा, लेकिन इंडिया में सी काफ़ी डाइवर्सिटी है। जैसे शाकाज थे, उनके पास शत्राब सिस्टम उन्होंने लाया, फिर सुल्तान्स थे दिल्ली के, उन्होंने इक्तादारी सिस्टम लाया, मुगल्स थे, उन्होंने मनसबदारी सिस्टम लाया। मनसबदारी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, इसमें दो कंपोनेंट्स होते थे, ज़ात और सवार। ये जो सवार है यही आर्मी है, कितनी आर्मी मेंटेन करेगी, जो मनसबदार का रैंक होगा उसके हिसाब से वो आर्मी मेंटेन करेगा। और फिर इसके बाद मुगल के बाद हमने ब्रिटिश को भी देखा, वो जैसे लाए ज़मींदारी सिस्टम, वो एक लैंड असाइन करते थे ज़मींदार को, और ज़मींदार ब्रिटिश को कुछ कट रख के सारा रेवेन्यू लैंड का दे देता था ब्रिटिश को। और इसी तरह विजयनगर एम्पायर में भी अमरनायका सिस्टम था, वो भी एग्जाम्पल है फ्यूडलिज्म का। तो उसकी रीजंस क्या थे अब राइज होने के, क्यों राइज हुआ ये फ्यूडलिज्म। ये बात है कि कोई सिंगल ऑथोरिटी नहीं थी इतनी बड़ी टेरिटरी में, कोई बड़ा सा एम्पायर है, वो टेरिटरी है, तो उसमें सिंगल ऑथोरिटी नहीं है किसी की। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा किंगडम एक राजा का, तो उसे मेंटेन करने के लिए और भी लोग चाहिए, उसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए उसको बहुत सारे वसाल्स चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सके, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, उसे भेज सके। और कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है टेरिटरी में
कि वो सेंट्रलाइज लीडरशिप से जो वहाँ के लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है इससे। और उस समय, पुरानी समय की बात है ये, 9 to 15 सेंचुरी, उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उतने थे नहीं, तो वसाल्स अपॉइंट कर दिए जाते थे, जो जो इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का राजा जब मांगे तो वो भेजते थे। और वही डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए राइज हुआ था। और बाकी ये सब तो है ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसेंट्रलाइज रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें। फिर इम्पैक्ट देखते हैं हम। मेजोरिटीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, इसलिए ये एबॉलिश भी हो गया है इंडिया में विद टाइम, और यूरोप में तो बहुत पहले हो गया था। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे इसके, कि इसमें सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के पास ज़मीन रहेगा, वो एक्सप्लॉइट करेगा पीजेंट्स को, मैक्सिमम उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, ताकि बाकी जो बचा वो भेजेगा राजा के पास। तो उससे इनइक्वालिटी भी आएगी कुछ लोगों के बीच में, मतलब कुछ लोगों के पास ज़मीन है तो वो अमीर रहेंगे, और बाकी लोग जो पीजेंट्स हैं वो गरीब होते जाएंगे। गरीब होते जाएंगे मतलब उनके पास पैसा कम बचेगा। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे इससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब किस वसाल के पास ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ज़्यादा बड़ा लैंड है, उसमें और भी बहुत सारे जो नोबल्स हैं उन्हें और ज़मीन चाहिए। मनसबदारी क्राइसिस इसी वजह से आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके वजह से ही बहुत सारे रीजनल किंगडम्स भी बने थे, जैसे वक्का टाक्का गुप्ताज के टाइम में बहामनी किंगडम बना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे बहुत, और साथ ही में पीजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन तो था ही, और बॉन्डेड लेबर और स्लेवरी था। और जब ये जो वसाल्स थे, लॉर्ड्स हैं, वो अमीर होते गए तो वो किसी बेटर जगह शिफ्ट कर जाएंगे, तो वो अब इससे राइज होगा एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में क्या है कि जो मेन लैंडलॉर्ड है वो अपॉइंट कर दिया किसी दूसरा इंटरमीडियरी को, कि तुम पैसा कलेक्ट करो और हमको भेजना पीसेंट से, पीजेंट से पैसा तुम कलेक्ट करो फिर हमको भेजना। तो इसको भी अपना कप मैक्सिमाइज करना है, तो ये और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा पीसेंट से, बाकी बचा हुआ फिर मेन लैंडलॉर्ड को भेजेगा। तो इससे और ज़्यादा पीसेंट की हालत ख़राब हो रही थी। ये हुआ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स। और ये इतने दिन चला तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होगा, सेंचुरीज़ के लिए चला है तो। ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता था ये सिस्टम। मान लो कि यहाँ पे ये मेन जो किंग है इसको किसी ने हटा दिया आके बाहर से, राजा ने, तो सेंट्रल लीडरशिप तो चेंज हो गया, पर ये साइड वाले वसाल्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो जो पीपल है वहाँ पे उनके लिए कुछ ज़्यादा चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते थे, शॉक एब्जॉर्बर। वैसे हमने देखा कि ऊपर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, इसलिए ना इसका राइज हुआ। तो वही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट वो लोकल एज पर लोकल नीड के हिसाब से होता था। वो राजा बहुत क्रूर है तो उसका मोनार्किकल डिस्पोटिज्म नहीं था। और इससे ये भी था कि जो नॉन रॉयल बैकग्राउंड से लोग हैं, जो शाही खून नहीं है, वो भी बन सकता है राजा। ये जो वसाल्स हैं ये भी कभी ओवर पावर करके ही इसका गद्दी ले सकते हैं राजा का। तो ये इंश्योर करता है कि नॉन रॉयल बैकग्राउंड का आदमी वो भी किंग बन सकता है कभी। और फ्यूडल जो वसाल्स थे वो सप्लाईज देते थे रेजिडेंशियल्स का किंग को।
देखते हैं ये एंड कैसे हुआ, रीजंस क्या थे इसके एंड होने के। हमने बात किया ऊपर कि इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन था फ्यूडलिज्म का कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी, एक आर्मी सपोर्ट देता था किंग को। अलग अलग वसाल्स कुछ कुछ आर्मी लेके अपना आएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन होने लगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉर मेथड्स, इसका मतलब क्या हुआ, तोप आने लगे हैं, कैनन्स, मस्केट्स आने लगे, बंदूक आने लगे। तो इसके ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए तो उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए, एक सेंट्रल अथॉरिटी ट्रेन करेगा इसको, तोप कैसे चलाना है, बंदूक कैसे चलाना है, तो इसकी ट्रेनिंग होनी है। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आने लगा। जो नौकरशाही है आज की, बाबू हैं जो कलेक्टर्स, वो उस समय आने लगे यूरोप में नियर द टाइम ऑफ 1500 AD। ठीक है, तो ये टैक्स कलेक्शन का काम करने लगे। तो अब वसाल्स की उतनी ज़रूरत नहीं थी टैक्स कलेक्शन के लिए। और यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी ट्रेनिंग के लिए हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये इसके लिए कैनॉन्स और मस्केट्स के लिए, बंदूक है और जो तोप है उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग की, कैसे चलाना है इसे, सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत है। नहीं तो अलग अलग वसाल अपने अपने तरीके से सिखाएंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा ऑन द वॉर फील्ड। देखा हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉर मेथड्स, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स कलेक्शन करने लगे, वसाल्स की ज़रूरत नहीं थी अब टैक्स कलेक्शन के लिए। तीसरा है रिनाइजेंस मूवमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें होने लगी, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आ गया। जो मिचेलैंजेलो है, डाविंसी हैं, ये इंटेलेक्चुअल बातें करने लगे हैं कि फ्यूडलिज्म बहुत अग्रेसिव मिडीवल कॉन्सेप्ट है, हमें इससे बाहर आना चाहिए। और चौथा है बहुत सारे डेथ्स। ये डेथ्स कैसे हुए यूरोप में, एक तो 1315 के आसपास, 1315 से 1370 के आसपास ग्रेट फैमाइन आया था, भूखमरी थी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं। और उसमें 1347 के आसपास एक बुबोनिक प्लेग आया था, महामारी। इसमें अराउंड 1/3 यूरोप के पॉपुलेशन कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, लैंड ही ज़्यादा हो गया, पीपल कम हो गए जो काम करते उस पर। तो डिस्क्रिशनरी पावर थे वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स के, वो कम होने लगा। साथ में फिर मार्केट इकोनॉमी आने लगी। अभी तक एग्रीकल्चर से काम चल रहा था, मार्केट इकोनॉमी आने लगा तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने लगे लोग। तो ये रीजंस था हमारा कि क्यों फ्यूडलिज्म एंड हुआ यूरोप में, कि वॉर मेथड्स मॉडर्नाइज हो गए, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, टैक्स कलेक्शन के लिए रिनाइजेंस मूवमेंट आ गया, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे डेथ हो गए, तो लैंड ज़्यादा हो गए, लोग कम हो गए, मार्केट इकोनॉमी आ गया, एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं है एज अ मेन ऑक्यूपेशन। तो ये रीजंस था इसके एंड होने के पीछे।